तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात किया कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, वो किस वजह से होता है। तो इस लेक्चर में हम पता करेंगे कि हम उसको डायग्नोज कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कार्डियोजेनिक शॉक है कि नहीं है। इसके लिए हमारे पास हिस्ट्री होती है, हमने कुछ पूछना होता है मरीज से कि उसको क्या दिक्कत है। इसके बाद हम देखते हैं मरीज को, हमें कुछ फाइंडिंग देखना होता है, उसके बाद हमें पता चलता है, उसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक का। तो क्या कि क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है कि कहता है कि हमें बहुत सांस फूल रहा है, बहुत बहुत सांस फूलता है क्योंकि उसका हार्ट काम नहीं कर पाता, ब्लड जो है बाहर नहीं जा पाता। तो हमें पता होता है कि ब्लड जो हार्ट के पीछे हमारे फेफड़े होते हैं, तो जब हार्ट अपना ब्लड बाहर नहीं फेंक पाएगा तो ब्लड वो सारा का सारा फेफड़ों में कलेक्ट हो जाएगा। और जब फेफड़ों में ब्लड जब जमा हो जाता है उसकी वजह से मरीज को सांस फूलना लग पड़ता है, जिसे हम डिस्निया कहते हैं, डिस्निया। तो डिस्निया होता है मरीज को। उसके बाद एक चीज और होता है कि पेशेंट को पैलर होता है। पैलर मतलब कि जब हार्ट का काम होता है ब्लड बाहर फेंकना, और जब वो टिश्यूज में ब्लड नहीं जा पाएगा तो जाहिर सी बात है कि मरीज का जो होता है रंग वो थोड़ा पीला पड़ जाएगा, उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पैलर है। तो ये भी एक फीचर होता है जो हमें देखना होता है। दूसरा कि पेशेंट को, मरीज को पसीना बहुत आता है, ये भी कार्डियोजेनिक शॉक में देखा गया। दूसरा पेशेंट में एंग्जाइटी बहुत होता है, वो बहुत घबराया होता है, जिसे एप्रीहेंसिव कहते हैं। तो ये भी एक फीचर होता है कार्डियोजेनिक शॉक का। दूसरा कि ऑक्सीजन जब ब्रेन को नहीं पहुंचेगा तो मरीज, जाहिर सी बात है, उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, वो एकदम बेहोशी हालत में होगा, जिसे हम अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कहते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक में मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट का सांस फूलना, पेशेंट का पीला पड़ जाना, पेशेंट को पसीने आना, घबराहट होना, और थोड़ा सा कंफ्यूज दिमागी तौर पे। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक में देखने को मिलती है। इसके बाद हम और चीजें देखते हैं, जैसे कि हम उसके हाथ की पल्स चेक करते हैं। तो वो पल्स हमने पहले भी बात किया कि जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एक तो धड़कन तेज हो जाती है हार्ट की, उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। दूसरा कि धड़कन कम हो जाती है, उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो वही हमने देखना होता है। जब हम उसकी हाथ में पल्स में हाथ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी पल्स बहुत तेज तेज चल रही होती है। तो ये भी एक फाइंडिंग होता है कार्डियोजेनिक शॉक में। दूसरा है कि ब्रैडिकार्डिया, जो मैंने कहा कि हाथ धीरे धीरे धड़कता है, तो पल्स कभी कभी उसका स्लो भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि पल्स जो है हाथ की बहुत तेज तेज आ रही होती है। और क्योंकि जो हार्ट जो है वो ब्लड बाहर कम फेंक रहा होता है उसकी वजह से, लेकिन पल्स तेज आती है बट बड़ी स्लो, बड़ी वीक आती है, मतलब एकदम से उसका उसमें वो जोर नहीं होता है जो पल्स में होना चाहिए, बहुत वीक सी पल्स मिलती है। तो रैपिड और वीक पल्स हमें देखने को मिलती है कार्डियोजेनिक शॉक में। और कभी कभी हमें पल्स कम भी मिल सकती है। ये होता है हाथ पे पल्स देखते हैं। दूसरा कि जब ब्लड बाहर नहीं फेंक पाता तो बीपी तो जाहिर सी बात है लो हो जाएगा, और कभी कभार हाई देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हाथ की पल्स हो गई। दूसरा होता है कि जब हम छाती पे हाथ लगाते हैं वहां एक हार्ट की पल्स भी होती है, जिसे कहते हैं अपाइकल पल्स। वो भी वीक हो जाती है क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा अच्छे से। दूसरा है कि जो हार्ट की साउंड होती है, एक होता है हमारे पास S1 होता है, फिर होता है एक S2 होता है, और उसके बाद S2 के बाद आता है हमारा S3। ये वाली साउंड यहाँ पे आती है, ठीक है, ये वाली साउंड। तो ये जो S1 होता है, क्योंकि ये क्लोजर वेल्व क्लोज से होता है, AV वेल्व हमारे पास हार्ट के कुछ चैम्बर होते हैं ऐसे करके, ऐसे ये चैम्बर होते हैं हार्ट के, यहाँ पे ऊपर आ जाता है लेफ्ट, ये होता है हमारा राइट एट्रिया, ये होता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और हम देखते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है, यहाँ होता है मिट्रल वेल, यहाँ पे होता है मिट्रल वेल। और जब ये क्लोज करता है तब हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है S1। क्योंकि इनका वेंट्रिकल जो है काम नहीं करता है कार्डियोजेनिक शॉक में, तो क्या होता है कि ये जो क्लोज करना होता है इस वेल्व को ऐसे करके, ये दोनों वेल्व जब क्लोज होते हैं तब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उतनी दमदार साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, बट इसीलिए S1 हमें सॉफ्ट मिलता है। तीसरी चीज होती है कि S3 क्यों आता है। S3 नॉर्मली भी आता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ये फेलियर में, जिनका हार्ट काम नहीं करता उसमें मिलता है, इसको S3 साउंड कहते हैं। ये क्या होता है कि क्योंकि ये हार्ट फेल हो गया होता है ना, तो इसमें जल्दी जल्दी ब्लड बढ़ता है, जल्दी जल्दी ब्लड बढ़ता है, तो उसकी वजह से S3 साउंड होता है। और ये जब डायस्टोल में मिलती है, ये साउंड हमें डायस्टोल में मिलती है, डायस्टोल में मिलती है। सो ये कुछ साउंड होती है जो हमें देखना होता है कि जो हमारे कार्डियोजेनिक शॉक में मिलती है। एक तो अपाइकल पल्स जो होती है वो बहुत वीक मिलती है, दूसरा सॉफ्ट S1 मिलती है, और S3 मिलता है गैलप, जिसके हम वेंट्रिकल गैलप भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हार्ट तो काम कर नहीं रहा, ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा, तो ब्लड पीछे फेफड़ों में कलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसकी छाती में सेटोस्कोप लगाते हैं तो हमें वहां आवाजें सुनाई देती है, जिसे हम क्रैकल्स कहते हैं। तो ये क्रैकल सुनने होते हैं, ये बहुत फाइन होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। तो ये वाले क्रैकल्स भी कार्डियोजेनिक शॉक में मिलते हैं। उसके बाद एक चीज और होता है कि क्योंकि जब इनका, मैंने कहा कि हार्ट फेलियर हो जाता है, तो हार्ट फेल होने से क्या होता है, इनमें वैल्व में भी प्रॉब्लम होती है। जो ये वाला वैल्व होता है मिट्रल वैल्व, ये क्या करता है कि जो ब्लड, जो भी वेंट्रिकल का ब्लड होता है वो वापस उसमें एट्रिया में डालते रहता है। तो उसकी वजह से कौन सा मरमर आता है, सिस्टोलिक मरमर।
क्योंकि जब भी जैसे ही हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, जो ब्लड जो होता है वेंट्रिकल से वो एट्रिया में चला जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक मरमर आएगा। वैसे ही इनका जो वेंट्रिकल अगर सेप्टम जो होता है, ये वेंट्रिकल सेप्टम होता है, ये वाली जो लेयर मैंने बनाई है ये वेंट्रिकल सेप्टम होती है। तो अगर ये रप्चर हो जाए, ये अगर टूट जाए, तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड थोड़ा इधर से इधर भी लीक हो जाएगा। तो ये भी कुछ फाइंडिंग होती है जो हमने देखनी होती है। अब इसके बाद करें बात की किडनी में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ओलिगोयूरिया मिलेगा। तो ये सारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स होते हैं जो हमें कार्डियोजेनिक शॉक में मिलते हैं। तो क्या क्या एक बार देख लें। सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलता है कि पेशेंट को सांस फूल रहा है, पीला पड़ गया, उसको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है, हाथ की पल्स है बहुत तेज से चल रही है लेकिन वीक है, दूसरा बीपी लो हो गया है, और छाती में हाथ लगाएं तो पल्स भी उसकी वीक आ रही है, छाती वाली पल्स भी वीक आ रही है। सेटोस्कोप लगाएं तो सॉफ्ट S1 मिल रही है, S3 मिल रहा है। सेटोस्कोप लगाएं तो उसमें क्रैकल्स मिलते हैं फाइन। वैसे ही उसका अगर मरमर भी मिल सकता है सेटोस्कोप पे, जिसे सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। दूसरा, अगर किडनी में अगर नहीं ब्लड जा रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेशाब कम आएगा, ओलिगोयूरिया होगा। इसके बाद हमारे कुछ लैब टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है कि नहीं है। क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट जो है वो ब्लड बाहर नहीं फेंक रहा है, वैसे लीवर को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो लीवर के फंक्शन डिरेंज हो जाएंगे, वैसे किडनी को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो किडनी के फंक्शन भी डिरेंज हो जाएंगे। दूसरा कि अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नॉर्मली टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता रहता है तो वो लैक्टेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसको तो वो लैक्टेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो वो 2 मिलीमोल पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। इस एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलता है कि हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये अनायन गैप बढ़ जाता है क्योंकि इसमें लैक्टेट जो होता है अनायन होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है। तो और एक चीज़ होता है कि हाइपोक्सीमिया होता है, ये सब हमें एबीजी में मिलता है। हम क्या करते हैं कि आर्टरिया होता है, हम एक इंजेक्शन लगा के वहाँ से ब्लड लेते हैं, आर्टरी का ब्लड लेते हैं, आर्टरी का ब्लड फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसमें हमें हाई अनायन का मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है और हाइपोक्सिया मिलता है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी मिल जाती है उसमें। तो ये भी चीज़ हमें देखनी होती है। नॉर्मली ऑक्सीजन जो होता है 60 से ऊपर रहता है हमारे बॉडी में, 60 से 100 के बीच में रहता है, वो कम हो जाता है। और एक चीज़ और मिलता है कि अगर हार्ट के मसल्स को भी अगर हमें ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि हार्ट के मसल्स डेड हो जाएंगे। जो एंजाइम रिलीज करते हैं उसमें होता है एक CPKM भी एंजाइम होता है, दूसरा ट्रॉप टी और ट्रॉप आई एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ होता है कि ये तो बात हो गई, हम जो लैब टेस्ट करा के देखते हैं, ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं, उसमें पता चलता है। दूसरा, हम ईसीजी कराते हैं मरीज के ईसीजी में हमें क्यू वेव मिलती है। क्यू वेव नॉर्मली भी मिलती है बट ये यहाँ पे पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिलती है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यू वेव पैथोलॉजी कब कहते हैं। ये पी वेव होता है, उसके बाद जो क्यू वेव होती है, इसकी ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये क्यू वेव होती है। नॉर्मली ये क्यू वेव जो होती है बहुत छोटी होती है, ये हमारा ईसीजी है, ये एक छोटे से स्क्योर में फिट हो जाती है, ऐसे करके फिट हो जाती है। यानी ये अगर अगर हम इसकी विड्थ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो एक स्मॉल स्क्वायर में आ जाती है, और एक स्मॉल स्क्वायर में विड्थ हो जाती है। लेकिन जो जो उसकी डेप्थ देखते हैं ना, डेप्थ जो होती है वो 2 स्मॉल स्क्वायर से छोटी होती है। तो अगर ये एक 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 बड़े बड़े एक स्क्वायर से बड़ी हो जाए, ऐसे करके हो जाए, यानी एक स्क्वायर से बाहर निकल गई, और दूसरी चीज़ है कि ये नीचे से भी बड़ी हो जाए, दो स्क्वायर से, नीचे से 2 स्क्वायर से बड़ी हो जाए और यहाँ से एक स्क्वायर से बड़ी हो जाए, तो इसे हम पैथोलॉजिकल क्यूब मिल कहते हैं। ये हमें अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें मिल जाती है ये बाद में, तो इसे कहते हैं क्यूब वेव। तो ईसीजी में कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट में क्यू वेव मिल सकती है और एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल सकती है। जैसे मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये जो पी वेव होती है, इसके बाद ये क्यूआरएस वेव आता है, इसके बाद ये जो एलिवेशन होती है ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। इसका मतलब है कि उसके जो हार्ट में हार्ट उसका डेड हो चुका है, मसल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। तीसरा, हमें एक चीज़ और मिलता है जिसे कहते हैं एलबीबी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये हमारा, अगर मैं हार्ट ड्रा करूँ तो या यहाँ ये हमारा अगर हार्ट ड्रा करूँ, लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो यहाँ वाली जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, और यहाँ वाली जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं राइट बंडल ब्रांच। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलता है, ये वाला क्योंकि इसमें ब्लॉक मिलता है। वो ब्लॉक हमें ईसीजी में कैसे देखता है कि ईसीजी की लीड V1 होती है, उसमें हम देखते हैं कि एक W जैसा बना होता है, कुछ ऐसे करके होती है QRS, और वही V5 में देखें तो V5 में ऐसे करके बना होता है V5 में। तो इस पैटर्न अगर हमें मिलता है तो उसे हम LBB कहते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं विलियम विलियम मीन्स लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, W पैटर्न जो मिलता है V1 में और V5 में M पैटर्न मिलता है। तो ये विलियम जो है वो LBB का सिग्निफाई करता है। वैसे ही एक RBB होता है, RBB के बारे में बताऊं, RBB में हमें मैरो मिलता है। मैरो कैसे होता है कि हमें M मिलेगा V1 में और W मिलेगा इसमें V5 में। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये M मिलेगा V1 में और W मिलेगा V5 में, तो इसको हम याद रखेंगे MARR, R को डबल कर लो तो ये RBB में मैरो मिलता है। तो LBB में
विलियम मिलता है। तो ये याद रखने के तरीके हैं। अब ईसीजी के बाद अगर हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में जैसे हमारा ये हार्ट होता है, एक्सरे में ये हार्ट हो गया, सपोज करो ये हार्ट हो गया, फिर से ड्रा करता हूँ, ये हार्ट हो गया। तो हार्ट की ये वाली वेसल जो होती है इसके पल्मोनरी वेसल होता है, यहाँ पे कंजेशन मिलता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपेसिटी सी मिलती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन मिल जाता है। तो कभी कभी इस पल्मोनरी कंजेशन को बैट विंग एडीमा भी कहते हैं, बैट विंग एडीमा कार्डियोजेनिक शॉक में मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, हार्ट का साइज या तो नॉर्मल हो सकता है या ये बड़ा हो जाता है, ऐसे करके बड़ा हो सकता है या नॉर्मल भी मिल सकता है, जैसे कार्डियोमेगाली कहते हैं, अगर बड़ा हो जाए तो उसे कार्डियोमेगाली कहते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद मैं इको की फाइंडिंग भी डिस्कस करूंगा थोड़ा अगले लेक्चर में।